हेलो बच्चों, वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपके जो टीचिंग एग्जाम्स हो चुके हैं ना प्रीवियस पहले, तो उन्हीं से क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करते हैं और उन्हीं की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप आप लोगों की भी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम्स कभी भी आ सकते हैं, तो अपनी तैयारी को पूरा रखिए, कंप्लीट रखिए, कि कभी भी एग्ज़ाम आ जाए तो आप तैयार हैं हमेशा, किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाँ, ये क्वेश्चन है, अ रिवर फ्लोज नॉर्थ टू साउथ एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट एंड गोज इन अ क्वार्टर सर्कल राउंड अ हिलॉक एंड देन टर्न्स राइट एट अ राइट एंगल। इन विच डायरेक्शन इन द रिवर फाइनली फ्लोइंग। एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और रास्ते में बाएं मुड़ती है और एक पहाड़ी के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में जाती है और फिर एक समकोण पर दाएं मुड़ जाती है। नदी अंत में किस दिशा में बहती है, ये हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में जो है वो नदी बह रही है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चे हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाता क्योंकि वो फंस जाते हैं यहाँ पे क्वार्टर सर्कल वाले, इस वाली लाइन में फंस जाते हैं। ये वाली चीज़ उनको समझ में नहीं आती है। एक बार आप भी इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको बता देता हूँ। जिसको ट्राई करना है वो एक बार वीडियो पॉज करके इसको देख सकता है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, जो हमारी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी कि नीचे की तरफ बह रही है। तो ये बोल रहा है कि नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, और रास्ते में बाएं मुड़ते हैं। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जो लेफ्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज चलना होता है। ठीक है, तो लेफ्ट मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी क्लॉकवाइज कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ चलती है, उल्टी चलती है। ठीक है, तो उल्टी चलेगी, तो यहाँ पे पहुँच गया ये, तो अभी एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो लाइन है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। इसमें कह रहा है एंड गोज इन ए क्वार्टर सर्कल राउंड अ हिलोक। ये कह रहा है कि गोज इन अ क्वार्टर सर्कल राउंड अ हिलोक, और हिंदी में पढ़ते हैं तो और एक पहाड़ी के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में घूमती है। एक चौथाई वृत्त, देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये सर्कल होता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ हाफ सर्कल क्या होता है, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ क्या होगा, ये हो जाएगा। और क्वार्टर सर्कल यानी कि एक चौथाई, वो क्या होगा, वो इसका भी हाफ होता है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो हमें इतना ही घुमाना है इसको। तो अब वो बोलता है कि बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ करके हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, ठीक है, और उस पहाड़ी के क्या करना है, हमें उस पहाड़ी के 1/4 क्वार्टर घूमना है। तो वो जो पहाड़ी है वो कैसे बनी हुई है, वो 1/4 क्वार्टर राउंड है ना, तो वो जो पहाड़ी है वो इस तरीके से बनी हुई है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगी, मतलब जो पहाड़ी की शेप है वो ये है। तो यहाँ पे ये इसको हम घुमा देते हैं ऐसे, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो जो पहाड़ी क्या हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। अब इसके बाद वो बोलता है कि वो उसके बाद टर्न्स राइट एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे वो टर्न राइट कर देता है। तो यहाँ से राइट का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज कैसे घूमती है, मैंने बताया था, ये घूमती है, तो ये कहाँ पे घूमेगी, ये यहाँ पे चली जाएगी। अब इसका फेस कहाँ हो जाएगा, ये इसका फेस हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा, वेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इस लाइन में, तो आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। गोज इन ए क्वार्टर सर्कल राउंड अ हिलोक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राउंड हिलोक जो क्वार्टर सर्कल होगा वो क्या होगा, वो इस तरीके से होगा जो मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद 90 डिग्री घूमता है राइट एंगल, तो वो उसकी जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फिगर। आकृति में कितने वर्ग हैं, ये हमें बताना है। तो ये वाले क्वेश्चन हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमें स्क्वेयर निकालने हैं, नंबर ऑफ स्क्वेयर निकालने हैं, और इस तरीके की कोई पिक्चर हमें गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम रो और कॉलम को काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये कॉलम है, कॉलम है वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक कॉलम हो गया, दो, और ये टोटल इस जो पिक्चर है इसमें 3 कॉलम गिनी हुई है। अब हम काउंट करते हैं रो कितनी है, तो ये एक रो हो गई पहली, ये दूसरी रो, ये तीसरी, और ये हमारी 4th रो हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं
यानी कि जो रो और कॉलम में जो सबसे बड़े होते हैं हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे ये कॉलम है और ये रो है, ठीक है। ये कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे, और रो ये जो लेटी हुई होती है उनको रो बोलते हैं। आई होप आप लोगों को इस बात का पता होगा। तो यहाँ पे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस करते हुए जाते हैं। पहला रो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है 4 है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है 3 है, ठीक है। अब प्लस करते जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इनमें क्या डिक्रीज करते हैं, एक एक नंबर डिक्रीज करते हुए जाते हैं। यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और ये 3 का हम 2 कर देंगे। उसके बाद फिर डिक्रीज करेंगे, 3 को 2 कर देंगे और 2 को 1 कर देंगे, और उसके बाद 2 का क्या बन जाएगा 1, और 1 का क्या बन जाएगा 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अब हमें काउंट क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 4 3 12 होता है, ये 3 दूनी 6 होता है, बीच में प्लस का निशान, यहाँ पे भी प्लस का निशान, और ये 2 एकम 2 होता है। तो 12 और 6 18 और 2 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। 30 नहीं है, ये 20 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या करना है। रो को और कॉलम को दोनों को काउंट कर लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको प्लस करते हुए जाना है। हमारा सिंपली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये एक छोटी सी ट्रिक है। ये क्वेश्चन है श्लोक से, तो इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दी हुई है, तो हमें बताना है कि कौन सी जो कंक्लूजन है वो सही है। 2 स्टेटमेंट हमें दी हुई है, तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है, ये दोनों क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। बट जो पहला ऑप्शन है उसमें नोट आया हुआ है, तो ये नेगेटिव है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और जो तीसरा ऑप्शन है वो भी नेगेटिव है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा सेकंड ऑप्शन कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन, इनमें से कौन सा ठीक है वो हमें बताना है। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इसमें ऊपर नीचे क्या रिलेशन बन रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे डिजिट्स है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है ना। डिजिट्स और अल्फ़ाबेट क्या किसी एक स्टेटमेंट के अंदर आ रहे हैं? हाँ, ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है इसके अंदर दोनों एलिमेंट्स हैं, डिजिट्स भी है और अल्फ़ाबेट्स भी है। तो यहाँ पे 100 और 50 इसकी वैल्यू होती है ऑल के लिए, और सम के लिए क्या होते हैं 50 और 50। अब जो सेकंड जो कंक्लूजन है उसमें डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50 है। तो जो स्टेटमेंट की जो वैल्यू होती है वो कंक्लूजन की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे डिजिट की वैल्यू क्या है 50 है, और यहाँ पे डिजिट की वैल्यू क्या है 100 है, तो स्टेटमेंट ज़्यादा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। आगे अल्फ़ाबेट्स क्या है 50 है, और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स क्या है 50 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन बचता है वो और चेक कर लेते हैं एक बार। ऑल नंबर्स आर अल्फ़ाबेट्स, ऑल नंबर्स आर अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हम नंबर के लिए 100 करेंगे और अल्फ़ाबेट्स के लिए हम 50 यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, और नंबर और अल्फ़ाबेट्स कौन सी स्टेटमेंट्स में देखते हैं। अगर नंबर देखते हैं तो ऊपर है, और अल्फ़ाबेट देखते हैं तो नीचे है, ठीक है। तो ये ऊपर और नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और रिलेशनशिप बनने की कंडीशन क्या है कि कोई भी जो कॉमन होता है उसकी एक जो वैल्यू है वो कम से कम 100 होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे भी डिजिट है और यहाँ पे भी डिजिट है, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, डिजिट एलिमेंट कॉमन है, और किसी एक कॉमन एलिमेंट की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 है, तो अगर वैल्यू किसी एक की भी 100 है तो इनमें आपस में रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बन रहा है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू मैच करेंगे। वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू 100 है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 50 है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन की वैल्यू 100 है और स्टेटमेंट में वैल्यू 50 है, तो यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेकंड। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो उत्तर होगा वो सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम चैप्टर से ही है, इसमें स्टेटमेंट्स दे रखी है, कंक्लूजन दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ इनके ऑप्शन नहीं लिखे, बट उसके इससे ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो आंसर भी पॉजिटिव आने चाहिए। नेगेटिव आंसर कंक्लूजन कोई नहीं है, तो हाँ ये ठीक हो सकता है दोनों के दोनों। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू मैच करते हैं। यहाँ ऑल के लिए 100 और 50 यूज़ करेंगे, यहाँ भी 100 और 50 का यूज़ किया जाएगा,
ठीक है। अब इनमें रिलेशनशिप देखते हैं, पहले कंक्लूजन देखते हैं। हॉर्स और ग्रास किसी एक स्टेटमेंट में है? नहीं, हॉर्स ऊपर है और ग्रास नीचे है, तो हम क्या देखना पड़ेगा, हमें इनमें रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। और रिलेशनशिप देखने की कंडीशन क्या होती है, जो दोनों स्टेटमेंट्स में हैं उनमें कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा। इसमें क्या है, बफेलो और बफेलो कॉमन है, और किसी एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, नीचे वाली स्टेटमेंट की वैल्यू 100 है, तो यहाँ इन दोनों में क्या बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है। अब क्या करेंगे, वैल्यू मैच करेंगे। यहाँ हॉर्स की वैल्यू 100 होगी और ग्रास की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी। अब यहाँ हॉर्स की वैल्यू कंक्लूजन में 100 है और स्टेटमेंट में भी 100 है, तो ये पास है, ये चलेगा। अब ग्रास देखते हैं, ग्रास की वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी ग्रास की वैल्यू 50 है, तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे, ऑल ग्रास आर हॉर्सेस, यहाँ पे भी 100 और 50 हो जाएगा। और दोनों में रिलेशनशिप बन रहा था, हम ऊपर से नीचे ही आ ही सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रास की वैल्यू क्या है, 100, और यहाँ पे स्टेटमेंट में ग्रास की वैल्यू क्या है, 50 है। तो कंक्लूजन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, स्टेटमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर हमें ऑप्शन दे रखे हो तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, तो इसका आंसर ये, इस पे हमें टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द सीरीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करते हैं। तो M 13 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है, P 16 पे आता है और S 19 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे J 10, P कितने पे आता है, 16 पे, ये L 12 पे आता है और U 21 पे आता है। ऐसे ही जो G है वो 7 पे आता है, R कितने पे आता है, 18 पे आता है, H 8 पे आता है, W 23 पे आता है, D 4 पे, ये 20, ये फिर 4 और ये फिर 25। ठीक है, और हमें बताना है कि इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे इनको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ये यहाँ तक की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ है और ये वाली वैल्यू यहाँ है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या इसमें कॉम्बिनेशन कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमें। यहाँ पे देखते हैं, जो M है वो उसका वैल्यू क्या है, 13 है, और अगले वाले में 3 कम हो रही है, 10 हो जा रही है, उसके अगले वाले में फिर 3 कम हो रही है, उसके अगले वाले में फिर 3 कम हो रही है, तो उसके अगले वाले में 3 कम हो जाएगी, क्या बचेगी, 1, और 1 पे क्या आता है, A आता है। तो हमारा ऑप्शन पहला और चौथा तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या है, 14 है, उसके बाद क्या हो जाती है, 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, तो उसके बाद क्या होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए। तो 22 नंबर पे क्या आता है, V आता है। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारी जो क्वेश्चन है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हम नंबरिंग डाल करके कर सकते हैं वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द ऑड फिगर अमंग द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, 4 फिगर हमें दे रखी है, हमें बतानी है कौन सी ऑड है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, 4 के बाद 5 हो जा रहा है, उसके बाद ये 5 है, 5 के बाद क्या है, ये 6 बन रहा है। ठीक है, इसमें थर्ड वाले में देखते हैं तो ये 3 है और ये 3 के 4 हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ में देखते हैं, तो फोर्थ में ये सर्कल दे दिया इन्होंने ना, सर्कल दे दिया, तो ये ओड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब को मिला करके उससे अगले वाली जो फोटो है वो बन रही है। बट यहाँ पे अगर मैं 3 जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को मिला करके इससे अगले वाली बननी चाहिए, 4 बननी चाहिए, ऐसे कम होनी चाहिए। बट सर्कल है, सर्कल से हिसाब से तो कुछ नहीं बन पाएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फोर्थ ओड हो जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है दे रखी है और इसको सोल्व करना है, आगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे और जी 7 पे आता है। तो 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। यहाँ पे एक तो एच आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये 1, 3, 5, 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 11 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये 5 है, ये जी 7 पे आता है, ये 9 पे आता है, 11 पे आता है, तो ये क्या आएगा, 13 पे आएगा। और 13 नंबर पे क्या आता है, एम होता है। तो H9M इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain code language Qt is coded as 321205, how will hope be coded as in the language। ठीक है, तो हमें ये बताना Qt को 3211 लिखते हैं, तो होप को हम क्या लिखेंगे। ऑप्शन हमारे पास गिवन है 4। तो सबसे पहले वही करते हैं, इनकी सबसे की क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। सी कितने नंबर पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, 3 नंबर पे आता है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, जो कि वही सेम नंबरिंग यहाँ पे हमें दी हुई है।
ठीक है। अब होप, HOPE होता है, होप में H होता है, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। O कौन से नंबर पे आता है? O 15 नंबर पे आता है। P कौन से नंबर पे आता है? P आता है 16 नंबर पे। और जो E होता है वो आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग क्या है। जैसे A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पे आता है, C तीसरे पे आता है। तो कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपसे पूछ ले, मान लिया आपसे पूछता है T कौन से नंबर पे आता है, तो आपको फटाक से आंसर देना है कि उसका जो नंबरिंग होती है वो 20 होती है, 20 होती है। हमारी जो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 होती हैं, तो ये हमें थोड़ी-सी याद करनी है और इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन रहा है हमारा? 815165। ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा फाइंड द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ डॉग अगर बार्किंग से रिलेट करता है तो जो कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। जो डॉग है वो भौंकता है, आवाज़ है ना, वॉइस है इनकी। तो जो बियर है वो बजिंग करता है। बियर, भालू क्या करता है? भालू तो बजिंग तो नहीं करता, क्या करता है? भालू रोयर करता है, रोर। ठीक है। बैट्स रिजॉइसिंग, जो चमगादड़ है वो रिरियाहट भी नहीं करता, नहीं करता। ठीक है। कैमल घरघराहट भी नहीं करता। ग्रास होपर चींची करते हैं, हाँ टीडा। जो आवाज़ आती है चींची की ना, वो तो क्या करते हैं, वो ग्रास होपर करते हैं। जो घास के अंदर जो जानवर बैठे होते हैं उनको जो आवाज़ होती है वो चींची की आवाज़ आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है इफ माइनस शोज प्लस, प्लस शोज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई शोज डिवाइड, डिवाइड शोज माइनस, देन 8 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 7 डिवाइड 8 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ जो साइन चेंज करे हुए हैं वो हमें इसमें पुट करने हैं। जैसे माइनस है, माइनस किसको शो करता है? माइनस प्लस को शो करता है, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। प्लस किसको शो करता है? प्लस है यहाँ पे, ये शो करता है मल्टीप्लाई को, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से माइनस आता है तो माइनस क्या था? प्लस के लिए शो करता है। और जो डिवाइड है वो क्या शो करता है? वो माइनस शो करता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा? 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 8 माइनस, एक मिनट, प्लस 7 माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा -1, 7 में से 8 को करते हैं तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 गुना 3 क्या होता है? 36 होता है। और ये क्या है? प्लस 8 हो जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं तो 36 और 8 क्या होता है? 44, 44 होता है। उसमें से -1 कर देंगे, तो -1 कर देंगे तो ये 43 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल पढ़ाई को बीच में छोड़ना नहीं है, लूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। पता है, एक टाइम आता है जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इतना पढ़ लिया है तो उसके बाद भी इतना सारा सिलेबस बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें ये नहीं देखना कि हमने क्या कवर अप किया है, कितना रहता है सिलेबस। हमें सिर्फ डेली बेसिस पे जितना हमारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करते जाना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो सारा सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, तो करते रहिए अपनी तैयारी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।